हेलो दोस्तों, इश्क में मर जाओ पे आज आप लोग देखने वाले हो कि जहाँ पर एक तरफ रिधिमा और कबीर जयमाला के लिए खड़े होते हैं और दोनों जब जयमाला करते हैं तो कबीर कहता है कि कहा था ना मैंने, ये शादी होके रहेगी। मिसेस कबीर, ये नाम की आदत डाल लो अब तुम। तो वही रिधिमा कहती है कि मन ही मन में कि मैंने भी सोच लिया है, तुमसे शादी करना से अच्छा है मैं मरना पसंद करूँगी। वही पंडित जी कहते हैं कि अब आप दोनों आसन ग्रहण कीजिए। वही कबीर बैठ जाता है पर रिधिमा खड़ी रहती है। कबीर रिधिमा का हाथ पकड़ के रिधिमा को बैठा देता है। वहीं दूसरी तरफ दादी सोच रहा होता है, काश वंश तू आज यहाँ होता, नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं ये सब। वही पंडित जी कहता है कि कन्यादान का समय हो चुका है, पर कन्या के परिवार से कौन आने वाला है कन्यादान करने के लिए। तो वही कबीर कहने वाला है कि दादी जी आप आशीर्वाद समझ के ये शुभ काम आप ही कर दीजिए। वही हम देखने वाले हैं कि दादी जब आती है तो पंडित जी कहता है कि वर अपना दाहिना हाथ बढ़ाए और वधू दाहिना हाथ वर के हाथ में रखे। तो रिधिमा कबीर के हाथ में अपना हाथ रख देगी और वही दादी आके फूल और बेलपत्र हाथ में देगी। जब दादी ये बेलपत्र दे रही होती है तो दादी सोचती है कि जिसे मैंने एक दिन बहू बना के अपने घर पे लेके आया था, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसे कन्यादान करना पड़ेगा मुझे। तो दादी जब कन्यादान कर चुकी होती है तो रिधिमा शॉक्ड हो जाती है और जिसके बाद कबीर दादी जी से कहता है कि थैंक यू दादी जी। और कबीर रिधिमा से कहता है कि देखा रिधिमा, इस घर में वंश से जो सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसी ने तुम्हें मुझे सौंप दिया, तुम मेरी हुई। तो वही रिधिमा दरवाजे की ओर देखने लगती है और फिर सोचने लगती है कि तुमने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा है विहान, मुझे अब ये कदम उठाना पड़ेगा। वही पंडित जी भी कहते हैं कि अब वर वधू को मंगलसूत्र पहना के की रस्म शुरू करेगा। तो जब कबीर मंगलसूत्र निकालने ही वाला होगा तो वो बॉक्स में देखेगा कि मंगलसूत्र नहीं है। तो अनुप्रिया कहता है कि मंगलसूत्र कहाँ गया। कबीर कहता है कि मंगलसूत्र तो इसी बॉक्स में था। तो रिधिमा मुस्कुराती है तो कबीर रिधिमा की ओर देख के कहती है कि रिधिमा, अगर तुमने ये सब कुछ किया है ना तो तुम्हारा परिवार के लिए ये आखिरी रात होगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, और उनके राख से ही मैं तुम्हारा मांग भरूंगा, तुम देख लेना। तो वही रिधिमा ईशानी के चेहरे की ओर देखता है तो ईशानी मुस्कुरा रहा होता है। तो रिधिमा सोचती है कि ईशानी का चेहरा बता रहा है कि ये सब कुछ ईशानी ही नहीं किया है, अनजाने में ही सही पर ईशानी ने मेरा मदद ही किया है। तो वही हम फ्लैशबैक में देखने वाले हैं कि ईशानी कबीर के कमरे की ओर जाती है और फिर वो मंगलसूत्र चुरा लेती है। जब मंगलसूत्र चुराती है तो ईशानी कहती है कि मैं भी देखती हूँ ये शादी अब कैसे होती है। तो वही आंगड़े ईशानी से कहता है, ईशानी जिसके बाद सभी हैरान मंगलसूत्र हो चुराने जाते के हैं पीछे कि घर तुम्हारा पे हाथ इतना तो धुआं नहीं है। कैसे हो गया तो और ईशानी कौन है कहती है कि जो ये दरवाजे शादी पे वंश खड़े भर हैं। के लिए तो एक वो अपमान और है, कोई तो नहीं किसी को तो बोलकर आगे के बढ़ के विहान कुछ होता है करना और ही फिर था ना। विहान कहता है कि तो ये ईशानी शादी नहीं अपने हो सकती है। लहंगा के पल्लू उठाती है जिसके नीचे मंगलसूत्र रहता है। तो वही आंगड़े कहता है कि गुड जॉब ईशानी। वही चंचल चाची अनुप्रिया से कहती है कि दीदी जब मंगलसूत्र यहाँ कहीं नहीं है। तो हम देखते हैं कि कबीर पंडित जी को पैसा देता है, जिसके बाद पंडित जी कहते हैं कोई बात नहीं यजमान, कल इसी समय तक अगर वर ने वधू के गले में मंगलसूत्र डाल दिया तो ये शादी कंप्लीट हो जाएगी। अभी आप लोग फेरे कंप्लीट कर लीजिए। तो जब शादी की मंत्र चालू होती है, रिधिमा और कबीर फेरे ले रहे होते हैं, तो भी हम देखने वाले हैं कि रिधिमा वंश की यादों को याद कर रहा होता है, वंश की बात याद कर रही होती है वो। तो वही रिधिमा बार बार दरवाजे की ओर देखे जा रही होती है। जिसके बाद तो वही पंडित जी कहता है कि अब ये शादी का आखिरी फेरा है, जिसके बाद आप लोग पति पत्नी हो जाएंगे। तो वही रिधिमा भी मन ही मन में सोच रही होगी कि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, मुझे अपने आप को ख़त्म करना ही पड़ेगा, जिससे मैं इस शादी से दूर और तुम्हारा पास चले जाऊंगी वंश। मैंने बहुत कोशिश की है मैं ये शादी को रोकने की, लेकिन मैं ये शादी नहीं रोक पाई। जिसके बाद रिधिमा अपने हाथ में से एक गोली निकाल के हवन कुंड में फेंक देती है, जिसके बाद पूरा घर धुआं धुआं हो जाता है। वही कबीर आर्यन से कह रहा होगा कि आर्यन क्या हुआ, देखो इसे, इस धुएं को हटाओ। तो वही हम देखने वाले हैं कि कबीर रिधिमा को कहता है कि तुम मत सोचो ये सब कुछ, तुम मेरी पत्नी बनने वाले हो। तो रिधिमा कहती है कि मैंने कहा था ना कबीर तुमसे कि मैं तुमसे शादी करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। तो रिधिमा अपने हाथ में जहर की बोतल ले रही होगी और वो जब बोतल की मुंह खोल के जहर पीने ही वाले होंगे तभी हम देखने वाले हैं कि दरवाजे पे कोई आहट होती है, कोई आके दरवाज़ा खोलता है, यानी कि दोस्तों बिहान आके दरवाज़ा खोलता है और फिर कहता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो विहान यानी कि वंश बन के आया है और वो कहता है कि ये शादी नहीं हो सकती है। तो हम देखने वाले कि विहान को देख के
सब वंश के देख के चौंक जाता है और दादी ज़मीन पर बैठ जाता है। जिसके बाद रिधिमा भाग के जाती है और जिस विहान यानी कि वंश को वो गले लगा लेती है और फिर कहता है रिधिमा विहान से कहती है कि ये कौन सा तरीका है, मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, कितने मैसेज किए, पर तुमने मुझे कोई रिप्लाई क्यों नहीं दिया। तो विहान कहता है कि हीरो की एंट्री तो ऐसे ही होती है ना। तो वही दादी कहने वाली है कि मेरा वंश वापस लौट के आ चुका है। तो जब विहान यानी कि वंश रिधिमा का हाथ पकड़ के लेके आ रहा होगा तो वंश कहता है कि इंस्पेक्टर कबीर, वंश राय सिंघानिया अपनी रियासत में वापस लौट के आ चुका है, स्वागत नहीं करोगे आप हमारा। और जिसके बाद वंश जाके दादी के पैर छूने वाला है और दादी कहता है कि भगवान के ऊपर आज से मेरा विश्वास और भी दुगना हो गया है। मैं जितने भी शिकायत थी मेरी भगवान से, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। मेरा वंश मुझे लौट कर फिर वापस मिल गया है। तो वही वंश कहने वाला है कि दादी, अगर सच्चे मन से किसी को मांगो तो भगवान को भी इंसान के आगे झुकना पड़ता है। जिसके बाद दादी से गले मिलता है वंश। मिलके जब वो ईशानी की ओर जाता है तो ईशानी बाहर से जा रही होती है। तो वंश ईशानी का हाथ पकड़ लेता है, लेके कहता है कि मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत ज़ख्म दिया है ईशानी। वही ईशानी कहने वाली है कि भाई मैंने आपका वो वीडियो देख के बहुत ही टूट गया था, मुझे लगा आप नहीं रहे हो। आप प्रॉमिस कीजिए फिर ऐसा नहीं करोगे, आप कभी हमें छोड़ के नहीं जाओगे। तो वही विहान यानी कि वंश कहने वाला है कि नहीं, नहीं जाऊँगा। वैसे सिया कैसी है? तो वही ईशानी कहने वाली है कि सिया ठीक नहीं है, पहले से बेटर है लेकिन कोमा में है। जिसके बाद विहान यानी कि वंश कहने वाला है कि मेरे छोटे प्रिंस या प्रिंसेस कैसे है, वो ठीक तो है ना, तुमने उसका ख्याल तो रखा है ना। तो ईशानी मुस्कुरा के कहती है कि हाँ भाई, मैंने उनका ज़रूर ख्याल रखा है, पर अब आप आ चुके हो तो मैं अब थोड़ा सा अनकेयरलेस हो सकती हूँ, है ना भाई। जिसके बाद ईशानी वंश को गले लगाता है और फिर वंश आंगरे के पास जाता है और फिर आंगरे से कहता है कि दोस्त, मैं वापस आ चुका हूँ, तुम मुझे देख के खुश नहीं हो। तो वही आंगरे कहते हैं कि नहीं भाई, मैं बहुत खुश हूँ आपको देख के। जब सबसे मिलना हो जाता है वंश का तो वंश मंडप की ओर जाता है और जाके चंचल चाची की ओर देख के कहता है कि चाची, लगता है आप खुश नहीं हो, आपका फेस देखो तो ऐसा ही लगता है। तो चंचल चाची कहती है नहीं वंश, मैं बहुत ही खुश हूँ, लेकिन तेरा चेहरा कुछ बदल गया है, तूने दाढ़ी निकाल दी है ना। तो वही विहान कहने वाला है कि हाँ, जब मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा था तो मेरा दाढ़ी निकालना पड़ा, क्योंकि ट्रीटमेंट के दौरान उन्होंने मेरा लुक चेंज कर दिया, लेकिन चेहरा अभी भी वही है। वही दूसरी ओर अनुप्रिया कभी इससे कह रही होगी, पूरी ज़िंदगी में मैंने इतना डरावना सपना नहीं देखा है और ये तो हकीकत बन के चलाया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वही कबीर अनुप्रिया से कह रहा होगा, रिलैक्स मॉम, ये सब बाद में सोचेंगे, पहले इस सब सिचुएशन को संभालें। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इतने दूर से गिरने के बाद इंसान का चित्र नहीं बचता है, पर ये बच कैसे गया, वापस कैसे आ गया। ये वंश नहीं है मॉम, ये कोई और है, ये वंश हो ही नहीं सकता है, हम बाद में ये देखते हैं। वही हम देखने वाले हैं कि रिधिमा सोच रही होगी कि मेरे सोच से ज़्यादा अच्छे से संभल रहा है ये सबको। जिसके बाद अनुप्रिया आके वंश से कहता है कि तू ठीक है ना, मैंने तेरे लिए मन्नत मांगी थी, अगर मेरा वंश सही सलामत वापस आ गया तो मैं तुझे ये धागा बांध दूंगी। जिसके बाद अनुप्रिया वंश के हाथ पे एक धागा बांध देती है। फिर अनुप्रिया वंश से कहता है कि एक बात बता, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया पर तू अब भी ठीक कैसे है। तो यहाँ पर वंश कहता है कि डोंट वरी मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किस्मत अच्छी थी कि मैं जब खाई से गिरा तो एक पेड़ पे जाके अटक गया, वहाँ पर कुछ गाँव वालों ने मुझे देखा और मुझे हॉस्पिटल लेके गया, जो कि ये रिधिमा और विहान की मिली जुली प्लान होगी, क्योंकि ये अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाने वाला है, जिसके बाद दिखाने वाला है कि रिधिमा ये सब प्लान कर रही होगी कि जब VR मैंशन में विहान आए तो क्या बताए।
जिसके बाद हम देखने वाले हैं कि दोस्तों विहान कबीर के पास जाता है। जिसके बाद मेरा ट्रीटमेंट हुआ, पर मैंने सोचा था कि मैं आके आप सबको सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन यहाँ पर आके तो मैं खुद सरप्राइज़ हो गया हूँ। ये इंस्पेक्टर कबीर हमारे बीच में क्या कर रहा है। तो वही हम देखने वाले हैं कि कबीर विहान से यहाँ क्वेश्चन करेगा, 16 दिन के बाद तुम मिले हो, मैं मानता हूँ, लेकिन शरीर पे एक घाव नहीं, एक चोट के निशान भी नहीं। जिसके बाद विहान कहता है कि हाँ, 16 दिन बहुत दिन हो चुके हैं, पर ये घाव मुझे बहुत ही ज़ख्म दे रहा है। जिसके बाद वंश अपने डायलॉग बोलने वाला है कि शरीर के घाव तो भर जाते हैं कभी, लेकिन दिल पे दिए हुए घाव कभी नहीं भरते हैं। तो वही अनुप्रिया सोचने वाली कि कहीं इन्हें मेरा राज तो नहीं पता चल गया। तो यही चंचल चाची कहने वाली है कि तुम अपनी रिधिमा से पूछो, रिधिमा ने कबीर को इस घर पे जगा दिया है। तो जिसके बाद विहान कहता है कि मॉम, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ पर क्या कर रहा है। तो अनुप्रिया कहती है कि वो एक्चुअली, जिसके बाद ईशानी कहती है कि वो क्या है ना, मॉम को अपने बरसों पुरानी खोए हुए बेटे को मिल गया है। तो वह यहाँ पर वंश कहता है कि वो खोया हुआ बेटा जो कि खो गया था या किडनैप हो गया, वो कबीर है। जिसके बाद अनुप्रिया कहती है कि जिसने मेरे बेटे को किडनैप किया था, उन्होंने कुछ दिन पहले ही कबीर की सारी चीज़ें और एक लेटर लिख के भेजा है कि उन्हें कैंसर हो गया है और वो कुछ दिन के ही मेहमान हैं। जिसके बाद उन्हें उनका पापों की प्रायश्चित करना है, इसीलिए उन्होंने मुझे ये लेटर लिख के भेज दिया। जिसके बाद विहान कहने वाला है कि कोइंसिडेंटली कबीर भी उस दिन घर आया होगा और आपको पता चल गया कि कबीर ही आपका बेटा है। ये तो मिराकल पे मिराकल हो गया है ना। जिसके बाद वंश को पता लगने वाला है कि कबीर अनुप्रिया का बेटा है। और दोस्तों, जब उसे पता लगने वाला है कि रिधिमा ने कबीर को घर पे रहने की परमिशन दी है, तो वो रिधिमा की ओर चल के जाएगा और वही आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। आज का अपडेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलना।